हेलो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला लेसन विलयन चल रहा है और उसका आज एपिसोड नंबर है 7, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। इससे पहले इस लेसन के 6 एपिसोड्स अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें सांद्रताओं के प्रकार का एक सारा पार्ट हमने पूरा कर लिया है और आप भी वो वीडियोस देखें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है सारा का सारा सिलेबस जो डे बाय डे एपिसोड वाइज जो अपलोड किया जा रहा है वो आपको मिल जाए। चलिए हम बात कर रहे हैं ठोसों की द्रव में विलेयता की। सबसे पहले हम बात करते हैं विलेयता। विलेयता क्या होती है? चलिए एक चित्र बना रहा हूं जो हर बार बनाया जाता है जब भी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए इस एक गिलास पानी है जी, ये क्या है? एक गिलास पानी है। ठीक है, एक ही गिलास है, पानी की मात्रा हमने बदलनी नहीं है। ठीक है, पानी क्या है? विलायक। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख लूं क्या? सबसे पहले एक बात लिख लेता हूं कि इसके अंदर निश्चित मात्रा का विलायक है जी, निश्चित मात्रा का विलायक है। ठीक है, ये एक बात हमने लिख ली। भैया एक गिलास के अंदर पानी है, वो निश्चित है, पानी घटाना बढ़ाना नहीं है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया कि भाई निश्चित मात्रा का विलायक है। अब इस निश्चित मात्रा के विलायक के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसके अंदर चीनी घोलना शुरू कर रहा हूं। मैंने इसके अंदर 1 ग्राम चीनी घोली, 2 ग्राम घोली, 3 ग्राम घोली। लेकिन घर पे आप एक प्रैक्टिकल करके देखना कि अगर 1 गिलास पानी है तो उसके अंदर आप 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम कोई चीनी घोल सकते हो क्या? 1 गिलास पानी के अंदर 5 किलो चीनी घोल सकते हो क्या? पानी की मात्रा नहीं बदलनी। क्या 5 किलो चीनी जो है 1 गिलास पानी के अंदर घोली जा सकती है? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही आप जो है 10 ग्राम, 20 ग्राम से ज्यादा घोलने लगोगे तो वो चीनी नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, घुलेगी नहीं। ठीक है, तो एक अधिकतम मात्रा तक ही घुलेगी, उसके बाद चीनी जो है घुलना बंद हो जाएगी। मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि भैया इस 1 गिलास के अंदर अधिकतम विलय जो है, चीनी जो है 10 ग्राम घोल सकते हैं। जैसे ही 11वां ग्राम घोलोगे वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अधिकतम मात्रा कितनी घुल पा रही है? 10 ग्राम। ये क्या है? विलय की मात्रा है। विलय की कैसी मात्रा है? विलय की मात्रा है कि विलय की अधिकतम मात्रा है? तो आप कहेंगे सर विलय की अधिकतम मात्रा है। अधिकतम इसलिए है क्योंकि इससे ज्यादा और विलय नहीं घोला जा सकता। ठीक है, तो आप बस अब आपके पास डेफिनेशन बन चुकी है, विलेयता की डेफिनेशन बन चुकी है। क्या बने कि निश्चित मात्रा का विलायक होगा, उस निश्चित मात्रा के विलायक में जो विलय की अधिकतम मात्रा घुल सकती है उसी को ही 2 चीजें आपको और फिक्स करनी पड़ेगी कि भैया ताप निश्चित हो, ताप क्या हो? निश्चित हो। दाब क्या हो? निश्चित हो। तो जो है इसको हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। क्योंकि ताप घटाओगे बढ़ाओगे तो भी ये मात्रा घट बढ़ जाएगी। इस टॉपिक के अंदर, इस एपिसोड के अंदर यही तो चीजें सीखने वाले हैं अपने, है ना? तो अपने पास पहले तो परिभाषा बन चुकी है, उस परिभाषा को अपने लिख लेते हैं। क्या बनी है परिभाषा? परिभाषा ये बनी है कि निश्चित मात्रा के विलायक में, निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की अधिकतम मात्रा निश्चित ताप व दाब पर विलेयता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि विलेयता की परिभाषा हमने बनाई है, ना कि याद की है। ठीक है, मात्रा जो है निश्चित की थी, विलय ज्यादा से ज्यादा घोला था, ज्यादा से ज्यादा जितना घोल सकता है उतना। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं घोला। ठीक है, तो निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा निश्चित ताप और दाब पर विलेयता कहलाती है। ये लो जी, ये है हमारे पास विलेयता की परिभाषा। चलिए, अगर आपको परिभाषा आ गई तो अब आओ नेक्स्ट में कि भाई ठोस की द्रव में विलेयता। अच्छा, ये विलेयता जो है वो 3 तरीके के विलयन में हम पढ़ेंगे। एक तो ठोस की द्रव में पढ़ेंगे, एक गैस की द्रव में पढ़ेंगे, एक द्रव की द्रव में पढ़ेंगे। 3 टॉपिक हमने पढ़ने हैं। तो अपने पास उसमें से पहला टॉपिक आ चुका है ठोस की द्रव में विलेयता। चलिए चेक करना है, यहां पर आप बहुत शानदार चीज सीखने वाले हो, क्योंकि बहुत बार सीख लिया कि भाई पानी को हमने बहुत बार चीनी में घुलते
चीनी को पानी में बहुत बार घुलते देख लिया है ना। अब उस घुलने की प्रक्रिया को महसूस करना है, फील करना है कि भैया होता क्या है जब आप पानी के अंदर चलिए, ये मेरे पास है जी पानी। आराम से इस बात को सीख लो। इस चैप्टर की जो रीड है, जो मेन बातें हैं वो यहीं आने वाली हैं। ये मेरे पास पानी है, अब मेरे को इसके अंदर चीनी घोलनी है। वो चीनी घोलने की प्रक्रिया क्या होगी, वो प्रोसेस क्या होगी, वो आप महसूस करो। कभी आपने महसूस किया नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसके अंदर चीनी डाल दी, ठीक है, इसके अंदर डाल दी आपने चीनी। चीनी किस तरीके की लो, ये लो, ये डाल दी आपने इसके अंदर चीनी, ठीक है, ये चीनी डाल दी। अब क्या होगा बच्चों, ये जो चीनी है, ये चीनी टूट टूट करके, यहां से टूट करके और पानी में छोटी छोटी होकर के घुलने शुरू होगी है। बात समझ रहे हो कि ये जैसे आपने चीनी चम्मच डाला, ठीक है, तो वो जो नीचे पड़ी है चीनी, वो टूट टूट के ऊपर पानी के अंदर जा रही है, घुल रही है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों, ये जो चीनी यहां से टूट करके ऊपर की तरफ जा रही है, घुल रही है, इसको हम कहते हैं विलीनीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, विलीनीकरण। आराम से बातें महसूस करनी है, आराम से महसूस करनी है कि भैया चीनी डाली, वो चीनी पानी के अंदर जा रही है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, विलीनीकरण कह रहा हूं। लेकिन ऐसा होने से क्या हुआ कि ऊपर जो है वो चीनी के कण बहुत सारे हो गए, क्योंकि चीनी जो है पानी के अंदर जाती रही ना, और जाती रही तो क्या हुआ कि पानी के अंदर बहुत सारी चीनी घुल गई, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा बच्चों कि ये जो पानी के अंदर जो चीनी के कण घुले हुए हैं, जो विलय के कण घुले हुए हैं, ये विलय के कण, चीनी तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये विलय के कण आपस में भी तो टकराएंगे, ठीक है। तो ये विलय के कण जो होंगे, ये विलय के कण जो है वो आपस में टकराएंगे, और टकरा करके क्या करेंगे, एक भारी कण का निर्माण कर देंगे, और भारी कण जो है वो वापस नीचे बैठ जाएगा, और वापस नीचे बैठ जाएगा। तो ये लो, ये नीचे बैठ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि एक प्रक्रिया तो ये चल रही है कि जो नीचे पड़ी चीनी है वो ऊपर की तरफ जा रही है और पानी में घुल रही है छोटी छोटी टूट करके, और दूसरी, इसको तो हम कह रहे हैं विलीनीकरण। लेकिन दूसरी प्रक्रिया ये हो रही है कि छोटे छोटे कण टकरा करके भारी बन रहे हैं, और भारी बन करके नीचे बैठ रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है। तो ये लीजिए, तो अब आप जब भी चीनी को पानी के अंदर घोलो तो महसूस करना कि वाह, एक तो पानी जो है चीनी की तरफ जा रही है, विलीनीकरण, एक घुली हुई चीनी टकरा करके नीचे बैठ रही है, इसको मैं कह रहा हूं क्रिस्टलीकरण, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये प्रक्रिया शुरू करोगे तो ऊपर तो बिल्कुल भी चीनी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीनी ऊपर जाना शुरू होगी। तो पहले जो है, अगर मैं कहूं कंडीशन फर्स्ट स्टेज पर क्या होगी, फर्स्ट स्टेज क्या होगी, फर्स्ट स्टेज ये होगी भाई कि विलीनीकरण की जो दर है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ये होगी कि जो विलीनीकरण की दर होगी, विलीनीकरण की जो दर होगी वो होगी अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि चीनी स्टार्ट ही हुई होगी ऊपर जाना, लेकिन ऊपर कण कम होंगे, इसलिए टकराएंगे कम तो नीचे कम बैठेंगे। इसका मतलब क्रिस्टलीकरण की दर जो है वो क्या होगी, कम, ठीक है। क्रिस्टलीकरण की दर जो है वो क्या होगी, कम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज तो ये होगी। लेकिन सेकंड स्टेज क्या आ जाएगी, स्टेज सेकंड जो है, हम यूं कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो विलीनीकरण है वो घटने लग जाएगा। क्यों घटने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर कण बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये जो है ऊपर की तरफ घुलना जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो इसके अंदर जो विलीनीकरण की दर है, विलीनीकरण जो है वो तो धीरे धीरे होने लग जाएगा, धीरे धीरे जो है वो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। लेकिन ऊपर कण बढ़ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, तो टकरें बढ़ जाएंगी, तो ये क्रिस्टलीकरण की दर जो है वो क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो इसकी तरह केस सेकंड के अंदर, स्टेज सेकंड के अंदर क्रिस्टलीकरण की दर जो है वो बढ़ने लग जाएगी। आप आराम से एक बात देखो कि अगर ये दो प्रक्रियाएं हैं,
एक विलीनीकरण है, एक क्रिस्टलीकरण है। स्टार्च के अंदर विलीनीकरण ज्यादा होता है, क्रिस्टलीकरण कम होता है, लेकिन धीरे धीरे कह रहा है कि जी विलीनीकरण कम हो रहा है लेकिन क्रिस्टलीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, विलीनीकरण कम हो रहा है, क्रिस्टलीकरण बढ़ रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की दर जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर। तो अब मेरे पास एक स्टेज ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जब मैं कहूंगा कि विलीनीकरण की दर, विलीनीकरण की दर जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, क्रिस्टलीकरण की दर के। ठीक है, क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये चलता जरूर रहेगा, ऐसा नहीं कि ये रुक जाएगा, चलता रहेगा कि भैया कण घुल रहे हैं बैठ रहे हैं, घुल रहे हैं बैठ रहे हैं, ये चलता रहेगा, लेकिन दर दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। तो इस स्थिति को मैं कह रहा हूं, कि ये जो यहां पर गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसको अपने साम्य अवस्था भी कहते हैं। ये गतिक साम्य स्थापित होता है। गतिक क्यों बोल रहे हैं, गतिक बोल रहे हैं क्योंकि प्रक्रियाएं रुकी नहीं है, चल रही हैं, लेकिन दोनों बराबर रेट से चल रही हैं, जैसे घुल रहा है वैसे नीचे बैठ रहा है, घुल रहा है नीचे बैठ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं गतिक साम्य, तो इसके अंदर गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब इस स्थिति में, इसी स्थिति के अंदर आप देखो बच्चों, इस स्थिति के अंदर विलय की अधिकतम मात्रा घुली होगी। क्यों, क्योंकि अगर इससे ज्यादा विलय घोल दिया, मान लो ये विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की दर बराबर कब आई, 10 ग्राम पे, 10 ग्राम विलय जब घोला तो ये दोनों बराबर हो गए। अब जैसे ही 11वां ग्राम घोलोगे तो क्रिस्टलीकरण की दर बढ़ जाएगी और जो एक्स्ट्रा 1 ग्राम है वो नीचे बैठ जाएगा। क्रिस्टलीकरण का काम क्या है कि घुली हुई चीनी को नीचे बैठाना, विलीनीकरण का काम क्या है, नीचे बैठी हुई चीनी को ऊपर लेकर के जाना। लेकिन 10 ग्राम तक घोलोगे तब तो ये बराबर बराबर रहेगी, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा चीनी घुली हुई है। लेकिन जैसे ही 11वां ग्राम घोला, तो जो एक्स्ट्रा ग्राम था वो क्रिस्टलीकरण बढ़ जाने के कारण वो एक्स्ट्रा ग्राम जो है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब 10-10 तक तो दोनों की रेट बराबर है, लेकिन 11वें के लिए क्रिस्टलीकरण ज्यादा है, इसलिए 1 ग्राम चीनी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, वो घुलेगी नहीं। ठीक है, तो जब साम्य है तब तो ये क्या है, तब यहां पर जो है वो विलय की जो है, विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। ठीक है, बस यही मुझे आपको समझाना था। अब जब भी ये काम हुआ करेगा, जब भी आप चीनी या नमक या कोई भी चीज पानी में घोलोगे तो ये चीज आपको महसूस होगी, तो आप केमिस्ट्री महसूस कर रहे हैं। अगर ये चीज महसूस नहीं होगी तो फिर आप याद ही कर रहे हैं, रट्टा ही मार रहे हैं फिर। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर जो है विलय की अधिकतम मात्रा इस स्थिति में साम्य अवस्था में अधिकतम मात्रा घुली होगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। तो विलयता के लिए हम दोबारा कह देते हैं कि निश्चित मात्रा के विलायक में अगर एक साम्य अवस्था वर्ड और जोड़ना है तो और जोड़ सकते हैं कि साम्य अवस्था पर निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा निश्चित ताप और दाब पर जो है वो विलयता कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से साम्य अवस्था जो विलयता की परिभाषा, ठोस की द्रव में विलयता की परिभाषा जो है ये भी लिखी जा सकती है। अगर पहले वाली भी लिखती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने एक चीज यहां पर और चीज जोड़ ली है कि जब अधिकतम मात्रा घुली होती है ना, तो एक कौन सी कंडीशन होती है, साम्य अवस्था होती है। और साम्य कौन सा होता है, गतिक साम्य होता है, क्योंकि प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि साम्य अवस्था पर निश्चित मात्रा के विलायक में, निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की अधिकतम मात्रा जो है, अधिकतम मात्रा जो है वो निश्चित ताप व दाब पर, निश्चित ताप व दाब पर विलयता कहलाती है। ठीक है, विलयता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो विलयता की एक पहले सिंपल परिभाषा थी वो, और ये सेम ही है। चेंज क्या किया है हमने, साम्य अवस्था को चेंज किया है। अभी जब हमने पूरी कहानी सीखी ना, तब पता लगा कि यार ये कहानी पूरी कब होती है, अधिकतम मात्रा कब घुली होती है, जब साम्य अवस्था हो। ठीक है, तो इसलिए हमने साम्य अवस्था को और ऐड कर दिया।
चलिए अब इस बात के आधार पर विलयन के 3 प्रकार हैं। विलयन के 3 प्रकार हमने पढ़ने हैं, एक असंतृप्त विलयन, एक संतृप्त विलयन और एक अति संतृप्त विलयन। ये 3 प्रकार के विलयनों को हमने पढ़ना है। चलिए इन तीनों को पढ़ना शुरू करते हैं अपने। देखो इस प्रकार से मैं इनको एक बार बांट देता हूं। ये लो देखो, ये है अपने पास विलयन के प्रकार, 3 प्रकार के हैं, एक असंतृप्त विलयन, एक संतृप्त विलयन और एक अति संतृप्त विलयन। इसको समझने के लिए ये देखो, जब विलयन का वर्गीकरण पहला एपिसोड मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा था, याद करना। पहला एपिसोड अभी भी नहीं देखा है तो वहां जाकर के देख लें पहले लेसन को, पहले एपिसोड को, ठीक है। तो उसके अंदर हमने बात करी थी कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, ठीक है। तो इसको अगर समझना है तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल को इस तरीके से समझो कि अभी मैंने क्या कहा था बच्चों, मैंने कहा था कि मान लो ये जो साम्य अवस्था आ रही है वो कितनी मात्रा पे आ रही है, 10 ग्राम पे। मैंने माना था कितने पे आ रही है, 10 ग्राम पे। 10 ग्राम वो मात्रा है जो अधिकतम घुल सकती है, 10 से ज्यादा नहीं घुल सकती, हाँ 10 से कम घुल सकती है, ठीक है। तो अगर ये वाला विलयन के प्रकार वाला टॉपिक पढ़ना है ना तो ब्रैकेट में अनऑफिशियली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए एक चीज ये लिख लो कि यहां तो लिख लो 10 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। यहां लिख लो ये 10, इधर लिख लो 8 ग्राम प्रति लीटर, याद रखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। और यहां रख लो 12 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। तो अब अगर आपसे संतृप्त विलयन में अधिकतम मात्रा घुली हुई है और असंतृप्त विलयन वो होता है जिसमें अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली हुई हो, और अति संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा घुली हुई हो। मजा आया? देखो समझो, दोबारा समझो, क्या कह रहा है कि संतृप्त विलयन कौन सा है, जिसमें विलय की क्या घुली हो, अधिकतम मात्रा घुली हो। ये अधिकतम मात्रा है 10 ग्राम मैंने मान ली, ठीक है। तो बताओ असंतृप्त विलयन कौन सा हो गया, जिसमें अधिकतम मात्रा 10 है, घुली हुई कितनी है, 8, तो जिसमें अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली हो, हाँ या ना। तो अति संतृप्त विलयन की परिभाषा अपने बोलना कि वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा 10 से 10 नहीं लिखना, 10 तो समझाने के लिए, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा तो 10 मानी है हमने, लेकिन उससे भी अधिक कितनी, 12 घुली हुई है, तो इसको अपने अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो लो जी, अपने पास परिभाषा बन गई, अपने पास परिभाषाएं बन चुकी हैं। क्या बन चुकी हैं? सबसे पहले संतृप्त विलयन तो वो होता है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा घुली हो, ठीक है, उसको अपने संतृप्त विलयन कहते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि और विलय की मात्रा नहीं घोली जा सकती, और विलय नहीं घोला जा सकता, और विलय नहीं घोला जा सकता, ठीक है, और विलय नहीं घोला जा सकता, ठीक है ना। तो जो 10 है 10 ही घोली जा सकती, 11 में नहीं घोलोगे, 11 में घोलोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो और विलय की मात्रा नहीं घोली जा सकती, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट देखो, और विलय क्यों नहीं घोला जा सकता, क्योंकि इसके अंदर एक चीज है, क्या है कि भैया इसके अंदर विलीनीकरण की जो दर है, विलीनीकरण की जो दर है वो बराबर है किसके, क्रिस्टलीकरण के। विलीनीकरण की जो दर है वो क्रिस्टलीकरण की दर के क्या है बच्चों, विलीनीकरण की दर क्रिस्टलीकरण की दर के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आप ये लिख लें कि क्रिस्टलीकरण की दर, ठीक है। तो विलीनीकरण की दर जो है वो क्रिस्टलीकरण की दर के क्या है, बराबर है, क्रिस्टलीकरण की दर, ठीक है। ये दोनों बराबर है, इसलिए विलय की अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है। तो ये बात होगी भाई संतृप्त विलयन के बारे में। अब ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप क्या कहोगे, असंतृप्त विलयन किसे कहोगे, जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली हुई हो। इसको मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं कि इसमें अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली हुई हो, ठीक है। और 8 ग्राम घोली हुई है, अधिकतम मात्रा कितनी घुल सकती है, 10, तो इसका मतलब 9वां ग्राम भी घुल सकता है, 10वां ग्राम भी घुल सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि और विलय घोला जा
सकता है और विलय घोला जा सकता है। किसके अंदर? असंतृप्त विलयन के अंदर। अब बताओ क्यों घोला जा सकता है? क्योंकि 8 ग्राम से 9 ग्राम घोलोगे ना तब भी विलीनीकरण की दर क्रिस्टलीकरण से ज्यादा होगी। विलीनीकरण किसके लिए उत्तरदायी है? घोलने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां पर जी विलीनीकरण, यहां मैं रफ काम कर रहा हूं, विलीनीकरण ज्यादा है किससे? क्रिस्टलीकरण से, क्रिस्टलीकरण की दर से, इसलिए जो है और मात्रा घोली जा सकती है। आपको ये फेर फेर लिखना है, फेर फेर लिखना है, मैं तो समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या करो, अब क्या करो, अब मुझे अति संतृप्त की बात बताओ, अति संतृप्त की बात बताओ। अति संतृप्त के लिए सबसे पहली बार लाइन क्या लिखोगे? हम सबसे पहली लाइन तो ये लिखेंगे कि भैया वो विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा अधिकतम मात्रा से भी अधिक घुली हो, अधिकतम मात्रा से भी अधिक मात्रा घुली हो, अधिक मात्रा उपस्थित हो, घुली की जगह क्या लिखो? उपस्थित हो, तो उसको अपने अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या और विलय घोला जा सकता है क्या? अरे और तो पहले घोला 10 ही घोला जा सकता था, और तो पहले ही 2 ग्राम घोल रखा है, तो जो 2 ग्राम एक्स्ट्रा है वो कहां होगा? वो नीचे बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं। तो इसका मतलब है मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो अतिरिक्त मात्रा होती है, अतिरिक्त मात्रा विलयन में जो है वो क्या हो जाती है? अवक्षेपित हो जाती है, मतलब नीचे बैठ जाती है, अवक्षेपित हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब बताओ जो 10 ग्राम के बाद 2 ग्राम जो नीचे बैठे हैं वो किस कारण से बैठे हैं? इन दोनों प्रक्रियाओं विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण में से कौन सी प्रक्रिया है जो 2 ग्राम को नीचे बिठाएगा? तो आपको पता है कि कौन है? क्रिस्टलीकरण। तो आप कहोगे कि भैया इसके अंदर विलीनीकरण से क्रिस्टलीकरण जो है, क्रिस्टलीकरण की दर जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए जो है अति संतृप्त विलयन में 2 ग्राम जो एक्स्ट्रा है वो नीचे बैठ गया। ठीक है, ये मैंने रफ काम किया है। आपको इसको सुंदर सुंदर फेर फेर बना करके और एक फोटो खींच के जो है मेरे को जरूर भेजना, ताकि मुझे पता लग जाए कि यार ये बात आपने बना ली। ठीक है, तो बस एक ही चीज से सारी बातें आई हैं, क्या? 10, 8, 12। ठीक है, 10 ग्राम अधिकतम मात्रा संतृप्त, 8 अधिकतम मात्रा से कम असंतृप्त, 12 अधिकतम मात्रा से अधिक, तो क्या हो गया? अति संतृप्त। बस ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, और सबसे पहला कारक जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं आपके सामने वो है जी, सबसे पहला कारक जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है विलय व विलायक की प्रकृति। विलय व विलायक की प्रकृति। अभी जो हमने ठोस को द्रव में घोला है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? किस कंडीशन में विलय ज्यादा घुल सकता है, किस कंडीशन में कम घुल सकता है? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने जो बात पढ़ने जा रहे हैं वो है विलय और विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलय और विलायक की प्रकृति, ये वाला हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो प्रकृति, जो रासायनिक पदार्थ है ना, विलय और विलायक जो रासायनिक पदार्थ है उनकी 2 प्रकार की प्रकृति है भाई, 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो ध्रुवीय और एक है अध्रुवीय, एक तो है ध्रुवीय और एक है अध्रुवीय, 2 प्रकार की प्रकृति है। अब इसके अंदर एक सिद्धांत काम करता है, एक सिद्धांत काम करता है, वो क्या है कि जैसे मान लो सिद्धांत का नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, या हिंदी में बोले तो सिद्धांत का नाम है समान समान को घोलता है। बस ये वाला सिद्धांत जो है वो कार्य करता, लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी काम करती है इस विलय और विलायक की प्रकृति के अंदर। जैसे अपने पास इधर ध्यान दो, अभी मैंने क्या लिखा, अभी मैं ये लिख रहा हूं कि यहां पर पहले एक टेबल बना रहा हूं, इधर देखें टेबल बना रहा हूं इस तरीके से। देखो अब ये है हमारे पास, यहां पे किसी और पेन से लिख लेता हूं। देखो ये है मेरे पास विलय और ये है विलायक, और मैंने पदार्थों की कितनी प्रकृति बताई है? घुलनशीलता, घुलनशीलता,
घुलनशीलता। ठीक है, यह विलयता चेक कर रहे हैं अपने। देखो मैंने पदार्थों की कितनी प्रकृति बताई है, दो, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ठीक है, तो अगर पहली कंडीशन में बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास क्या हो कि जो विलय है वो भी ध्रुवीय हो और विलायक भी जो है वो ध्रुवीय हो, दोनों की प्रकृति समान है, तो भाई ये जो है विलय हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, विलय हो जाएंगे। अगर ध्रुवीय विलय को ध्रुवीय विलायक में घोला जाएगा तो ये घुल जाएंगे। ठीक है, ये हमने पहली बात सीखी और इसका उदाहरण मैं यहां पर लिख रहा हूं। ध्रुवीय विलय का मतलब है कि अगर NaCl नमक को ध्रुवीय विलायक जल जो होता है वो ध्रुवीय होता है तो ये जो है वो घुल जाएगा। ये टेबल में हमने पहली बात सीखी। ठीक है, अब दूसरी बात मैं इसके अंदर कह रहा हूं, लाइक डिसॉल्व लाइक, यही तो कह रहा है कि एक जैसे आपस में घुलेंगे, दोनों ध्रुवीय हैं, दोनों एक जैसे हैं तो घुल जाएंगे। ठीक है, अब एक और बात मैं कर रहा हूं कि अगर ये कैसा होता, जो विलय है जिसको हम घोल रहे हैं वो अध्रुवीय है और जो विलायक है वो भी कैसा है बच्चों, अध्रुवीय है, तो जो है तो भी ये घुल जाएंगे आपस में, तो भी ये जो है आपस में विलय होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल जो है वो ये है कि अध्रुवीय विलय का एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख दिया नेफ्थलीन। क्या लिख दिया, नेफ्थलीन जो है एक अध्रुवीय विलय है। और जो बेंजीन होती है, बेंजीन, ये अध्रुवीय विलायक है। ठीक है, ये मैं उदाहरण लिख रहा हूं इनके, तो दोनों ही अध्रुवीय हैं, तो सिद्धांत क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसे को आपस में घोल लेते हैं। तो ये कंडीशन नंबर मैंने बनाई थी 1, ये आ गई 2, अब मैं कंडीशन नंबर बना रहा हूं 3। ठीक है, क्या कंडीशन मैंने बनाई, कंडीशन ये है बच्चों कि अगर विलय जो है वो तो है ध्रुवीय, वो तो कैसा है, ध्रुवीय, और जो विलायक है वो है अध्रुवीय। ठीक है, नॉन पोलर है। अब बताओ क्या ये एक जैसे हैं क्या, नहीं जी, ये ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है, ये इनका तो आपस में कोई मेल जोल ही नहीं है। अगर मेल जोल नहीं है तो ये क्या होंगे, ये घुलेंगे नहीं, मतलब ये कैसे रहेंगे, अविलय रहेंगे, ये घुलेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर इसका उदाहरण आपको लिखने के लिए कहे तो उदाहरण क्या लिखेंगे कि ध्रुवीय विलय का उदाहरण क्या लिया था, NaCl, और किस में घोल रहे थे हम, किस में घोल रहे हैं, बेंजीन में। अध्रुवीय विलायक का उदाहरण क्या लिया था, अध्रुवीय विलायक का उदाहरण बेंजीन। तो इसका मतलब अब देखो रंग भी मैंने अलग अलग कर दिए, पीला ये हरा, तो अब ये समान नहीं है। और आपने पढ़ा है कि भैया दोनों की प्रकृति अगर एक जैसी नहीं है तो वो घुलेंगे नहीं, अविलय रहेंगे। ठीक है, तो अगर सारे एक जैसे हुए तो घुल जाएंगे, अगर अलग अलग हुए तो नहीं घुलेंगे। ये कंडीशन नंबर 3। और कंडीशन नंबर 4 मुझे आप बना करके दो, नीचे और बनाओ चौथी कंडीशन कि अध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक तो अविलय रहेंगे, घुलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग हो गई। एग्जाम्पल लिखना है कि अध्रुवीय विलय में नेफ्थलीन, ध्रुवीय विलायक में लिखना है जल, और घुलेगा नहीं। ये चौथी कंडीशन जो है वो आपने लिखनी है, ये आपने बना करके देखनी है, क्योंकि साथ के साथ क्लास के साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी देता जा रहा हूं। क्या ये चौथी कंडीशन बन जाएगी क्या, यस और नो कमेंट में टाइप करो और बताओ मेरे को कि चौथी कंडीशन बन जाएगी या नहीं बनेगी। चलिए अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्या हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि समान घुल रहे थे और असमान आपस में नहीं घुल रहे थे। इसका कारण जो है, कारण अगर हम लिखें बच्चों तो इसका कारण है कि जो समान प्रकृति के होते हैं उनमें समान अंतर आणविक क्रिया होती है। ठीक है, इसलिए वो आपस में घुल जाते हैं, ये इसका कारण है। ठीक है, कि अगर ध्रुवीय है तो दोनों में समान आयनिक क्रियाएं होंगी जिसकी वजह से वो घुल जाएंगे। तो जैसे समान प्रकृति के हैं तो उनके अंदर होने वाली आणविक क्रियाएं भी जो है दोनों में क्या है, समान, इसलिए वो घुल जाएंगे। असमान है तो ध्रुवीय में अलग क्रियाएं हो रही हैं, अध्रुवीय में अलग क्रियाएं हो रही हैं, तो वो आपस में घुलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका कारण जो है ये समान अंतर आणविक क्रिया है। तो इस प्रकार से विलय और विलायक की प्रकृति में आपने सिद्धांत पढ़ा, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान को घोलता है। इसमें हमने पढ़ा
पढ़ा कि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा, लेकिन ध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा। इसी प्रकार से अध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलय में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे सुनने में बड़ा गोचपोच लगता है, लेकिन जब आप खुद से करके देखोगे, खुद बनाओगे, तो बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। चलिए अब अपने बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट। हमने प्रकृति जो है का प्रभाव देख लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक है। जो आपके पास टॉपिक क्या था, टॉपिक क्या था देखो, कि ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंदर पहला कारक हमने पढ़ा विलय और विलायक की प्रकृति, और दूसरा कारक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा कारक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ताप। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताप। ये भी बड़ा मजेदार, बहुत शानदार कहानी है ताप की भी, समझ लोगे मजा आ जाएगा। आप कहोगे कि वाह यार ये क्या हो रहा है, बड़ी शानदार सी बात हो रही है। देखो क्या हो रहा है यहां पर, जब ठोस को द्रव में घोला जाता है ना, तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक क्रिया होती है उष्माक्षेपी और एक होती है उष्माशोषी। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, मैं उन दोनों को अलग अलग पहले मेंशन कर देता हूं। ये लो ये ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा कि जब ठोस को द्रव में घोला जाता है तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है उष्माशोषी, एक क्रिया होती है उष्माशोषी, और एक होती है उष्माक्षेपी। नाम को जो है बड़ा गौर से पढ़ा करो, बहुत गौर से पढ़ा करो, ठीक है। जब आप नाम को गौर से नहीं पढ़ते ना, तो समस्या वहीं आ जाती है। ठीक है, क्या लिखा है, उष्माशोषी, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। उष्माक्षेपी, शेपी मतलब उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज तो ये समझ गए, क्या समझ गए, कि जब ठोस को द्रव में घोला जाता है तो दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। कि मान लो आपने किसी ठोस को द्रव में घोला, तो जो है वो क्या हुआ बच्चों, विलयन बना, और साथ में विलयन बना और साथ में उष्मा का अवशोषण हुआ। अवशोषण हो रहा है तो आपने लिखना है प्लस उष्मा। ठीक है, ये चीज लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, विलयन के साथ में क्या हो रहा है, उष्मा अवशोषित हो रही है, सॉरी इसके अंदर उष्मा अवशोषित हो रही है, तो यहां पर विलयन के साथ में आपने लिखनी है माइनस उष्मा। ठीक है, माइनस उष्मा। ठीक है, ये बात आप गौर कर लेना। इसी प्रकार से अगर उष्मा शोषी है तो विलयन के साथ में उष्मा माइनस में लिखनी है, और अगर उष्माक्षेपी है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि भैया जैसे ही ठोस को द्रव में घोलोगे तो ये क्या बनेगा, ये विलयन बनेगा और साथ में उष्मा का उत्सर्जन होगा, और उष्मा का अगर उत्सर्जन होगा तो यहां पर लिखनी है हमने प्लस उष्मा। ठीक है, अगर आपने ये चीज लिखनी सीख ली कि यहां पर शोषी में माइनस उष्मा लिखी जाती है और शेपी में प्लस उष्मा लिखी जाती है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, आराम से समझ में आ गया। देखो ये माइनस उष्मा, जैसे आपने कोई मान लो अभिक्रिया लिखी कि भैया CaCO3 को गर्म करो तो CaO बनता है, प्लस में CO2 गैस निकलती है। अरे CO2 गैस निकलती है कैसे लिखा, प्लस में करके लिखा है ना। तो उसी प्रकार से ठोस को द्रव में घोला, विलयन बना और उष्मा निकलती है तो प्लस में लिखा। ठीक है, इसका ऑपोजिट, अगर हमने कहा ठोस को द्रव में घोलते हैं तो विलयन बनता है और उष्मा अवशोषित होती है, तो उसको हमने किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। बस इतनी बात हमें समझ में आ गई। और ये बात है कब की, ये बात है साम्य अवस्था की, जब विलय अधिकतम मात्रा में घुला हुआ है। ये इस कंडीशन की बात है। ये जो डबल एरो है ये किसको बता रहा है, साम्य अवस्था को बता रहा है, उत्क्रमणीयता को बता रहा है। और ये कंडीशन कब की है, ये साम्य अवस्था की है। ठीक है, यहां पर मैं चाहूं तो यहां पर लिख देता हूं, ये कब है, साम्य अवस्था पर है। और ये भी कब है, ये भी है जी साम्य अवस्था पर है, साम्य अवस्था पर है। मतलब विलय, विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की दर दोनों क्या है, बराबर है। अब क्या हुआ कि इस कंडीशन के बाद अगर यहां पर अब ताप लगा दो, बाहर से आप क्या लगा दो, ताप, इसको भी बाहर से आप गर्म करो, बाहर से इसको गर्म करो, तो टॉपिक यही है कि उस ताप का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर एक बहुत शानदार नियम सीखने जा रहे हैं, जिसको हम इस कंडीशन में जो नियम लगता है वो लगता है ला सातिल्य नियम लगता है।
ला सातिल्य नियम लगता है। ठीक है, ये ला सातिल्य, ली केटिलियर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ला सातिल्य नियम कहते हैं इसको। ठीक है, ये नियम लगता है। अब ये नियम क्या है, एक बार मैं नियम बोलूं तो बड़ा मुश्किल लगेगा। कहता है कि अगर किसी साम्य अवस्था पर यदि किसी भौतिक कारक में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में जाता है जिधर लगाए गए कारक का प्रभाव निरस्त हो जाता है। अब मैं ये तो नियम ऐसे बोलूंगा तो आप कहोगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं इसका तरीका बता रहा हूं। देखो क्या है, कह रहा है कि यहां पर साम्य अवस्था हुई है, ठोस जितना द्रव में घुलना था वो घुल गया और विलयन बन गया है और उष्मा निकली, उष्मा अवशोषित हुई है। शोषी का मतलब उष्मा अवशोषित हुई है, इसलिए माइनस उसमें ये साम्य अवस्था आ चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं जी इस पर बाहर से जो है हम इसको क्या दे रहे हैं, बाहर से हम इसको दे रहे हैं भाई ताप। क्या दे रहे हैं, ताप, मतलब इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ताप जो है जब ऊपर इनको मिलेगा तो मैं ये समझाने के लिए एक बड़ी बात समझा रहा हूं। देखो ये विलयन माइनस उष्मा है, माइनस में उष्मा है तो इस साइड को मैं ठंडी मानूं, आया ना, क्योंकि उष्मा इसमें से माइनस हो रही है। इसकी तुलना में फिर ये साइड मेरे पास क्या होगी, ये साइड मेरे पास होगी गर्म, तुलनात्मक रूप से ये ठंडी, ये गर्म। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, क्योंकि विलयन के साथ में क्या है, माइनस में उष्मा, माइनस घटी हुई उष्मा, माइनस उष्मा है तो ये साइड क्या होगी, ठंडी, और ये साइड क्या होगी, गर्म। ठीक है, क्योंकि उष्मा अवशोषित हो चुकी है, इसमें जब इनको गोला तो उष्मा अवशोषित होगी, यहां ज्यादा थी यहां कम होगी। ठीक है, तभी तो हमने माइनस उष्मा लिखी वहां पर। ठीक है, तो अब ये साइड ठंडी है, ये साइड गर्म है। अब आप बाहर से ताप दोगे तो एक नॉर्मली बात मैं कर रहा हूं कि बताओ ये ठंडी को गर्म करेगा या गर्म को गर्म करेगा, पहले किसको गर्म करेगा, तो पहले तो ठंडे वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो इस जो बाहर से आपने कारक लगाया, बाहर से ताप लगाया, इस ताप का प्रभाव किधर पड़ रहा है, इस ताप का प्रभाव इस ठंडी साइड पड़ रहा है, ये ताप का प्रभाव इधर पड़ रहा है। ठीक है, तो साम्य भी इस दिशा में जाएगा, साम्य भी इस दिशा में जाएगा। इसका मतलब जो ठोस पहले द्रव में घुला हुआ था इससे और ज्यादा द्रव में घुलेगा और ज्यादा विलयन बनेगा। तो ये है भाई ऊष्माशोषी प्रक्रिया में। इसका मतलब अगर मान लो अगर यहां पर ठोस द्रव में 10 ग्राम घुला हुआ था, 10 ग्राम घुला हुआ था, लेकिन हमने ताप दिया तो साम्य आगे चला गया। आगे चले जाने का मतलब है पहले तो ये कितना घुला हुआ था 10, अब और आगे चला गया तो इसका मतलब है अब कितना घुल गया 12। तो इसका मतलब है अब विलय की अधिकतम मात्रा कितनी होगी, 12 ग्राम होगी। तो विलयता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ऊष्माशोषी प्रक्रिया के अंदर ताप जो है वो समानुपाती होता है विलयता के, कि भैया जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे विलयता बढ़ती जाएगी। ये ताप जो है विलयता के समानुपाती होता है, किसमें, ऊष्माशोषी के अंदर। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये बात मैं ऊष्माशोषी के अंदर समझाना चाह रहा था। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब अपने इसको ऊष्माक्षेपी पे अप्लाई करते हैं। देखो शेपी पे अप्लाई करते हैं तो अब एक बार तो अपने लिखें, क्या लिखें कि भाई इसके अंदर क्या है, इस साइड में क्या है, विलयन प्लस में उष्मा। बोलो ये गर्म होगी कि ठंडी होगी, विलयन के प्लस में उष्मा है, प्लस में उष्मा है तो ये साइड है जी गर्म, ये साइड क्या है, गर्म। तो तुलनात्मक रूप से ये साइड क्या होगी, ठंडी, ये साइड क्या होगी, ठंडी। ठीक है, और इसके अंदर मैं मान लेता हूं कि अभी विलय कितना घुला हुआ है, 10 ग्राम घुला हुआ है, और बाहर से हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हम इसको दे रहे हैं ताप, बाहर से हम इसको ताप दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो ताप होगा ये बाहर से हम जो ताप दे रहे हैं, ये जो ताप है ये बाहर से जब गर्म करेंगे तो ये गर्म को गर्म करेगा कि ठंडे को गर्म करेगा। ठीक है, ये अभी अभी हमने सीखा कि किसको गर्म करेगा, ठंडे को। तो इस ताप का प्रभाव किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ला सातिल्य ने यही तो कहा था कि साम्य अवस्था पर अगर किसी भौतिक कारक में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में जाएगा जिधर लगाए गए कारक का प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव इधर पड़ रहा है तो साम्य भी इस दिशा में जाएगा। इस दिशा में जाने का मतलब क्या है कि विलयन में जो 10 ग्राम घुला हुआ था ना उसमें से विलय अलग हो जाएगा, ठोस अलग हो जाएगा, द्रव अलग हो जाएगा। पहले 10 था, इधर जाने के बाद में ये 8, 10 की बजाय इस विलयन में कितना बच गया, 8 ही बच गया। पहले विलयता 10 ग्राम थी, अब कितनी बच गई, 8 बच गई। तो इसका मतलब है यहां पर ताप बढ़ाने से विलयता घट रही है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे कि यहां पर जो ताप है वो विलयता के, ताप जो है वो विलयता के व्युत्क्रमानुपाती है, 1 में विलयता। इसका मतलब है कि अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, शेपी प्रक्रिया में अगर आप ताप बढ़ाओगे तो विलयता घट जाएगी। ठीक है,
तो ये जो है ये आपके पास एक कहानी हुई। अब इसको जो है ना एक मैं सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, सामान्य एग्जांपल से। क्या है सामान्य एग्जांपल? कि बच्चों आपने सर्दियों के अंदर जब आप सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हो तो किसी हलवाई की दुकान को देखना। हलवाई की दुकान पे क्या होता है कि ये जो वो जलेबी बनाने वाली जो कढ़ाई होती है ना, जो बर्तन होता है, कढ़ाई जो होती है, तो उसके अंदर देखना है कि जब वो सुबह सुबह उस कढ़ाई को निकाल रहा होता है तो उसके साइडों में जो है वो चीनी जो है वो जमा होती है, ठोस रूप से में जमा होती है। लेकिन जब जैसे ही उसको गर्म करता है तो जो चीनी है वो वापस घुल जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चीनी जो है, चीनी का पानी में घुलना ये ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ऊष्माशोषी प्रक्रिया है तो इसका मतलब यहां पर माइनस ऊष्मा है। वहां पर ताप बढ़ाओगे तो ताप पहले जब ठंडी थी, ठंडी होगी, टेम्परेचर कम हो गया तो सामने इधर चला गया, टेम्परेचर बढ़ाया तो सामने इधर चला गया। ठीक है, तो जब वो सुबह सुबह कढ़ाई निकाल रहा था तो टेम्परेचर कम था तो विलय जो है वो अलग हो गया था, विलय अलग हो गया था, किनारों पे जमा हो गया था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया सामने अग्र दिशा में चला गया। अग्र दिशा में जाने का मतलब है ठोस जो साइडों में जमा था वो और विलयन में चला गया और घुल करके साइडों वाला घुल करके विलयन में आ गया, तो विलयता जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए ताप विलयता के क्या होता है भाई? समानुपाती। ठीक है, तो आपने पहले तो देखना है कि जब ठोस को द्रव में घुला जाता है तो प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक ऊष्मा शोषी, एक शेपी। शोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण, शेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन। शोषी को माइनस में ऊष्मा करके लिखते हैं, शेपी को प्लस में ऊष्मा करके लिखते हैं। अब ये जो माइनस ऊष्मा है तो ये साइड को मैं ठंडी मानूंगा, यहां प्लस में ऊष्मा है तो मैं इस साइड को गर्म मानूंगा। ठीक है, लास्ट तुल्य कहता है सामने से पर बाहर से अगर कोई भौतिक कारक ताप बदला जाएगा, भौतिक कारक जैसे ताप, दाब ये बदले जाएंगे तो ताप बदला जाएगा, तो इस ताप का जिधर प्रभाव पड़ रहा है भैया, ये ताप का प्रभाव इधर पड़ रहा है क्योंकि ये पहले ठंडी को गर्म करेगा, तो इसका ज्यादा इधर ज्यादा ये प्रभाव पड़ रहा है तो सामने इस दिशा में जाएगा। जिधर ताप का प्रभाव होगा सामने भी उसी दिशा में जाएगा, तो सामने इस दिशा में जाने का मतलब है ठोस द्रव में और घुलेगा और विलयन बनेगा। मतलब पहले 10 ग्राम घुला हुआ था, अब 2 ग्राम और घुल जाएगा, विलेयता बढ़ जाएगी। तो मैं कह रहा हूं ताप विलेयता के समानुपाती है। और इसके अपोजिट कि यहां पे क्या हुआ कि ये ऊष्माक्षेपी में विलयन प्लस में ऊष्मा था, ये साइड गर्म, ये ठंडी, ताप दिया, ठंडी साइड ताप का प्रभाव पड़ा। लास्ट विलयन ने क्या था, कहा था कि भैया जिधर ताप का प्रभाव पड़ेगा वो जो साम्य अवस्था है वो भी उसी दिशा में जाएगी, तो साम्य इस दिशा में जाएगी। इस दिशा में जाने का मतलब विलयन में जो विलय घुला हुआ था वो अलग हो गया, ठोस अलग हो गया, द्रव अलग हो गया, मतलब विलयता पहले से घट गई। तो ताप विलयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के अंदर। तो इस प्रकार से ये बात हमने सीखी। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली काट दो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पिछले मोलरता वाला जो पिछले एपिसोड का है वो रह गया, ये डिलीट नहीं किया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, मैं एक तीसरा कारक लिख देता हूं, दाब का प्रभाव। तीसरा कारक मैं लिख देता हूं दाब का प्रभाव, और आज का टॉपिक होगा खत्म। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी के और फिर ये वीडियो कंप्लीट होगी। दाब का प्रभाव, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप क्या बोल रहे हो, ठोस बोल रहे हो। टॉपिक आपका क्या है, ठोस की द्रव में विलेयता, तो क्या बोल रहे हो, ठोस बोल रहे हो। किस में बोल रहे हो, द्रव में बोल रहे हो। ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ रहे हो ना अपने, और बन रहा है विलयन। ठीक है, तो मजेदार बात क्या है कि जो ठोस है और द्रव जो है दोनों ही दाब से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठोस है आप दाब लगाते रहो वो दबेगा नहीं, द्रव है दाब लगाते रहो वो दबेगा नहीं। तो इसका मतलब है ना ठोस पर द्रव दाब का प्रभाव पड़ता है, ना द्रव पर दाब का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है ठोस की द्रव में विलेयता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कि ठोस व द्रव दोनों ही दाब के प्रति असंपीड्य होते हैं। ये वर्ड देखो, असंपीड्य का मतलब ये दबते नहीं है, असंपीड्य होते हैं। इसलिए ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि कोई ठोस को द्रव में घोला जाए तो उस स्थिति में दाब बढ़ा दिया जाए तो ठोस द्रव में अधिक घुलेगा, कम घुलेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो उत्तर क्या आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों जो है वो दाब के प्रति क्या है, असंपीड्य है। अगर एक नंबर का प्रश्न वैसे आ जाए कि ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाइए, तो आप लिखेंगे ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस व द्रव दोनों द्रव दाब के प्रति क्या है, असंपीड्य है। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये एक ही इतनी सी लाइन में ये बात खत्म हो जाती है। क्लियर? तो तीन ही कारक हमने पढ़ने थे, कौन कौन से, एक पढ़नी थी हमने प्रकृति, और फिर हमने पढ़ना था ताप, और फिर हमने पढ़ा दाब। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भाई, अब अपने को करना है अभ्यास प्रश्न 1.24। बुक का ये अभ्यास प्रश्न जो चैप्टर के लास्ट में होता है वो है, और इसको हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी जो पढ़ा है उसी पढ़े हुए के आधार पर ये क्वेश्चन है। आपको एक बात समझ में आई कि मैं बुक के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो मैं जो लाता हूं वो कैसे लाता हूं, टॉपिक के साथ लाता हूं, कि जैसे अपने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसी को लाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस टॉपिक पर बेस्ड है। चलिए अभी क्या हुआ कि आपको ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि विलय विलायक आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित को n ऑक्टेन की विलेयता, विजेता नहीं है ये, विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को, इनको जो है हमने n ऑक्टेन में विलेयता के बढ़ते क्रम में हमने लिखना है। ठीक है, इसको मैं समझाऊं, पहले आप एक बात समझ लो। ये जो n ऑक्टेन है ना, n ऑक्टेन, ये है n ऑक्टेन। ठीक है, ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो CS3, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई C ऑक्टेन का मतलब होता है 8, C8H18, ये ऑक्टेन है। ठीक है, और इसके अंदर कहीं प्लस माइनस दिख रहा है क्या आपको, प्लस माइनस दिख रहा है क्या? अगर प्लस माइनस नहीं दिखता तो इसका मतलब ये कैसा होता है बच्चों, ये होता है अध्रुवीय। अध्रुवीय हमने इनको जो है इस n ऑक्टेन में ये जो KCl, CH3OH, CH3CN, साइक्लोहेक्सेन, इनको इसके अंदर विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखना है भैया, कौन कम घुलेगा, फिर कौन ज्यादा घुलेगा, फिर कौन ज्यादा घुलेगा, ये बताना है। तो n ऑक्टेन ये वाला है, और ये खुद कैसा है, अध्रुवीय, अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि आपने पढ़ा था, अगर इसको क्वेश्चन को करना है तो आपने टॉपिक कौन सा पढ़ा है, इस पर बेस्ड आपने पढ़ा है समान समान को घोलता है। अगर इन सारों में से जो इसके जैसा होगा, जो अध्रुवीय होगा, वो तो घुलेगा ज्यादा, और जो इनसे अलग होगा, वो जो प्लस माइनस जिसमें होंगे, जो ध्रुवीय प्रकृति का होगा, वो इसके अंदर घुलेगा सबसे कम। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इनको चेक करता हूं। इनको मैंने चेक किया तो मेरे को क्या समझ में आया, पहले तो मैं साइक्लोहेक्सेन को देखता हूं। तो साइक्लोहेक्सेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन ये वाला है, इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, ये भी है जी, अध्रुवीय है, अध्रुवीय। तो आपको पता लग गया ये अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलय। तो साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा घुलेगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या है, समान है, दोनों पर प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा घुलेगा। एक बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन इनको भी तो देखना है। इनके अंदर KCl में क्या होता है, K प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो इसका मतलब KCl कैसी प्रकृति का है, ध्रुवीय प्रकृति का है। और विलायक जो हमें दिया गया है वो n ऑक्टेन, ये अध्रुवीय प्रकृति का दिया हुआ है, तो इसका मतलब अध्रुवीय में तो ये सबसे कम घुलता है, तो सबसे कम ये घुलेगा, सबसे ज्यादा ये घुलेगा। दो बात तो पता लगी, अब ये दो बीच में और है। ठीक है, ये इन दोनों में ये तुलनात्मक रूप से O माइनस H प्लस आता है, तो ये इन दोनों की तुलना में ये ज्यादा ध्रुवीय है और ये कम ध्रुवीय है। ठीक है, इन दोनों के अंदर देखा जाए तो ये कम ध्रुवीय है और ये ज्यादा ध्रुवीय है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा ध्रुवीय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर OH है, O की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो ये O पर माइनस रहता है, H पर प्लस रहता है, इसलिए इसकी प्रकृति थोड़ी सी ध्रुवीय ज्यादा है, और इसकी प्रकृति ध्रुवीय इससे कम है, सॉरी इससे कम ध्रुवीय है ये। ठीक है, ये कैसा है, ये अध्रुवीय है। ठीक है, ये अध्रुवीय है, और ये कैसा है, ये ध्रुवीय है। लेकिन ये इन दोनों की अगर आपस में तुलना की जाए, इन दोनों का तो फाइनली हो गया, इन KCl और साइक्लोहेक्सेन का तो फाइनली हो गया, लेकिन इन दोनों की आपस में तुलना की जाए तो ये ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है, मतलब ये ध्रुवीय है लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा सा कम ध्रुवीय है, इसलिए जो है हम इसको अध्रुवीय मान रहे हैं। ठीक है, तो इनको बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो उत्तर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास यही आ जाएगा भैया, KCl सबसे कम
ध्रुवीय सब अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में नहीं घुलेगा, इसलिए सबसे कम घुलेगा। और फिर इसकी तुलना में कौन ज्यादा घुलेगा भाई, इसकी तुलना में ज्यादा घुलेगा CH3OH और उसकी तुलना में ज्यादा घुलेगा CH3CN और सबसे ज्यादा कौन घुलेगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है वो सबसे ज्यादा घुलेगा क्योंकि दोनों अध्रुवीय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, ये हो गया कंप्लीट। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न 1.25 हमने करना है और कहना है कि पहचानिए निम्नलिखित यौगिकों में से जल में अत्यधिक विलय या आंशिक रूप से विलय या अथवा अविलय है। भैया कौन सा इसमें सबसे ज्यादा विलय है, कौन सा थोड़ा सा विलय है और कौन सा बिल्कुल भी विलय नहीं है, ये बताना है। और ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि भैया इनको बताना है कि कौन सा नहीं घुलेगा, कौन सा थोड़ा सा घुलेगा, कौन सा बहुत ज्यादा घुलेगा। किसमें, जल में। किसमें, जल में। और जल कैसा है, ध्रुवीय। कैसा है जल, ध्रुवीय। तो अब इनमें से जो ध्रुवीय होगा वो तो घुलेगा और जो ध्रुवीय नहीं होगा वो नहीं घुलेगा और थोड़ा बहुत ध्रुवीय जो होगा वो थोड़ा सा घुलेगा। ठीक है, कंसेप्ट तो समझ में आ गया। कंसेप्ट क्या है, विलायक क्या है, ध्रुवीय है। विलायक कैसा है, ध्रुवीय है। अब इन सारों को बताना है कि इनमें से कौन घुलेगा कौन है नहीं घुलेगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया जो ध्रुवीय होगा वो तो घुलेगा, फुल घुलेगा, और जो ध्रुवीय नहीं है वो बिल्कुल नहीं घुलेगा, और जो थोड़ा सा ध्रुवीय है वो थोड़ा सा घुलेगा। ठीक है, अब कौन ज्यादा ध्रुवीय है, कौन कम ध्रुवीय है, कौन थोड़ा सा ध्रुवीय है, कैसे पता चले? तो इसके लिए जान लेना बच्चों, इसके लिए जान लेना कि आपके पास अगर किसी कार्बनिक यौगिक में क्या आ जाए बच्चों, OH जुड़ा आ जाए। क्या जुड़ा आ जाए, OH, तो हम उसको ध्रुवीय मानेंगे। या अपने ध्रुवीय ना मान करके उसके अंदर क्या होता है कि अगर OH आ जाता है ना तो वो क्या करता है कि जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है। हाइड्रोजन बंध बना लेता है और हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण वो उसके अंदर घुल जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस यौगिक के अंदर क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। अब OH तो हो, लेकिन इसी के अंदर दूसरी कंडीशन समझ लो, OH तो हो लेकिन इस OH के साथ में इधर जो कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है, अगर तो ये कार्बन श्रृंखला छोटी है, कम कार्बन है इसके अंदर, तो ये ज्यादा घुलेगा, ज्यादा घुलेगा। भाई जिसके अंदर OH आया है वो घुलेगा तो सही, लेकिन जिसके अंदर क्या है कि OH के साथ में जो कार्बन श्रृंखला है वो अगर छोटी है तो वो ज्यादा घुलेगा। अगर इस OH के साथ में यहां जो कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है वो बड़ी जुड़ी हुई है तो ये कम घुलेगा। बस ये बेसिक कंसेप्ट आप जान लो, बाकी बात अपने आप ही हो जाएगी। तो शुरू करता हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप पहले यहां पर इनके फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले ये है जी, फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OH। टॉल्यूइन क्या होता है कि बेंजीन और उसके ऊपर क्या हो, CH3, तो उसको हम कहते हैं टॉल्यूइन। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है कि आपके पास HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। और एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र क्या होता है, CH2CH2, इधर भी OH और इधर भी OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है। फिर मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। और पेंटेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, पेंटेनॉल, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, CH3 CH2 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 और CH2 और OH, ये पेंटेनॉल है, 5 कार्बन है और फिर OH है। ठीक है, तो ये जब फॉर्मूले देखे तो मुझे बताओ बच्चों कितने लोगों को उत्तर बनाना आ गया। उत्तर बनाने का तरीका क्या था, हमने कहा भाई OH होगा तो घुलेगा, कारण हाइड्रोजन बंध के कारण। ठीक है, लेकिन OH के साथ में जो कार्बन श्रृंखला लगी हुई है अगर वो छोटी है तो ये ज्यादा घुल जाएगा, अगर ये कार्बन श्रृंखला बड़ी है तो ये कम घुलेगा। ठीक है, तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, तो पहली बात तो इसका उत्तर जो होगा कि OH जो है तो घुलेगा, लेकिन साथ में बेंजीन विलय है तो इसलिए ये थोड़ी बड़ी होती है, इसके लिए इस कारण से ये आंशिक रूप से घुलेगा, आंशिक घुलेगा। ठीक है, आंशिक घुलेगा मतलब आंशिक रूप से विलय होगा। तो ये हमारे पास पहले का उत्तर आ गया। अब ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3, टॉल्यूइन का सूत्र क्या था, बेंजीन के ऊपर CH3, क्या इसमें कहीं OH दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये कैसा होगा, ये भाई बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। तो ये लो, ये रहेगा
ए विलय। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके अंदर देखो OH दिख रहा है और कार्बन इधर श्रृंखला भी छोटी है, तो इसका मतलब है ये विलय होगा, ये घुलेगा। इधर श्रृंखला तो कोई है ही नहीं, एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब है ये फुल घुलेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, अधिक घुलेगा। ये अपने चाहे अधिक विलय लिख ले सकते, अति विलय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये कैसा होगा, अति विलय होगा। ये आंशिक विलय, ये अविलय और ये अति विलय। अब इधर आ जाओ, इधर वाले में मैंने कंसेप्ट क्या बताया, बोलो। कंसेप्ट मैंने बताया कि भैया जिसमें OH होगा वो घुलेगा। इसके अंदर तो बाबा दो दो OH हैं, एक OH दो OH, तो ये तो अति विलय होगा। ठीक है, कार्बन भी कम ही है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, अति समझ में आ गई कि नहीं आगी बात? अब इधर के अंदर, इसके अंदर देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्या वो OH है? नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अविलय। ठीक है, हमने अभी अभी कंसेप्ट सीखा है पहले, तो ये कैसा होगा, अविलय। अब पेंटेनॉल में मैंने कहा था कि भैया OH है तो घुलेगा, बात सही है, लेकिन कार्बन श्रृंखला देखो कितनी लंबी है, कार्बन श्रृंखला इतनी लंबी है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही कम घुलेगा। ठीक है, तो इसको आंशिक विलय कहो या जो है इसको अविलय कह दो, एक ही बात, आंशिक। ठीक है, या अति न्यून विलय भी आप इसको लिख सकते हो कि OH है तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है घुले, लेकिन अब जो है क्योंकि कार्बन श्रृंखला लंबी है तो इसलिए ये बहुत ही कम घुलेगा, ना के बराबर घुलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हो गया क्वेश्चन, और ये मैंने इसको कंसेप्ट समझाया, और इस तरीके से आज का ये जो टॉपिक था कि ठोसों की द्रव में विलेयता हुआ कंप्लीट। आप देखो कितनी बड़ी क्लास, कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से हर चीज को फुल एनर्जी के साथ आपको समझाया गया है। और अब आपको एक तो बीच बीच में जो काम दिए गए हैं उन काम को मेरे को करके बताना है, कमेंट में बताना है, अगर ना हो तो बताना है कि सर मेरे से तो नहीं हुआ। ठीक है, ये भी मुझे बताना है, ताकि अब मैं किसी दिन ना लाइव आऊंगा और जितने भी फॉलोवर्स बन रहे हैं उन सब के साथ बातचीत करूंगा, उनके साथ जो दिक्कत आएगी उन दिक्कत को मैं सॉल्व करूंगा। तो आप उस टाइम मेरे को बताना, अच्छा कमेंट में भी बता देना कि सर मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, और अगर हो जाए तो बड़े खुले अंदाज से खुश होकर के बताना कि सर हमने फोड़ डाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक आज का हुआ पूरा, और सबको गुड लक, गुड बाय। फिर दोबारा याद दिला देता हूं कि भैया सब्सक्राइब करो, कम होंगे तो बात कम, मेरी एनर्जी जो है डाउन हो जाएगी, है ना, तो दूसरे दोस्तों को भी भेजो। आज के लिए इतना ही, गुड लक, गुड बाय।